जहां भी फाइनेंशियल स्टेक होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ए फाइनेंशियल लॉस, इंश्योरेंस वहां होना चाहिए और होता भी है। तो इन लोगों का करोड़ों करोड़ों रुपए का एक घुटने का इंश्योरेंस होता है। डंडा मार रहे हैं बाकी सब लोगों को, भाई आप भी दौड़िए, इंश्योरेंस को आगे बढ़ाइए। LIC would like to have 60-40 रेशियो। क्लेम कैन बी रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 45 बोलते हैं उसको। इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस ही हो गया। आदमी को इकट्ठा कर रहे हैं तो आप खतरे पे हैं। किसी भी इवेंट में जहां की लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां का इंश्योरेंस होना चाहिए। नमस्कार, इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक पे एक बार फिर से मैं रंजीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में अलग अलग न्यूज़पेपर पर कौन सी ऐसी खबरें थी जो चर्चा में रही, उन्हीं खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनोज पांडे। मनोज पांडे जी विमटेक इंस्टीट्यूट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजीत जी, आपका शुक्रिया। आप हमको इसके लिए बुलाते हैं और मैं मानता हूं कि ज्ञान देने से या चीज़ों को डिस्कस करने से खुद का भी नॉलेज बढ़ता है। एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी समझ है और इसका मेरे इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली कोई संबंध न रखा जाए, तो चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो मनोज पांडे जी, पिछले हफ्ते हमने जो इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में जो चर्चा की वो लोगों ने बहुत ही पसंद की और बहुत सारे लोगों के फोन कॉल भी आए, लोगों ने बहुत इसे सराहा है। तो मनोज जी, 80 टाइम्स में 18 नवंबर को खबर आई थी कि वेरी गुड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव इंश्योरेंस लीडर हेल RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसको थोड़ा डिटेल में समझें। रंजीत जी, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इस मुद्दे पर काफी डिस्कस किया था, क्योंकि उस वक्त खबर ये आई थी कि IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को ये डिक्टेट में नहीं कहूँगा, ये कहा है कि जो RBI के द्वारा जो अकाउंट एग्रीगेटर का जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, आप उसके मेंबर बनिए। और उस सर्कुलर में ये सब लिखा गया है कि मेंबर बनने के पहले आपको अपना जो IT सेटअप है, जो डाटा प्रोटेक्शन के जो नियम कानून है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना है। ये जो खबर आई है उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि पिछले हफ्ते ये सर्कुलर ड्राफ्ट इश्यू हुआ था और ये जो खबर है वो इस बारे में है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के, या जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव का स्वागत किया है। तो स्वागत योग्य ये खबर ही है। देखिए, जमाना तेजी से बदल रहा है और मतलब एक दूसरे का, जिसे बोलते हैं ना, कोलैबोरेटिव एफर्ट, एक दूसरे के सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। डाटा डिजिटाइजेशन का मतलब ही होता है कि क्विकली डाटा का आदान प्रदान हो, और अगर एक दूसरे का हम हेल्प लेते हैं तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। जैसा कि आपने देखा है, जिस तरह से आज हम डिजिटल इकोनॉमी यूज करते हैं कि पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारी चीजें हैं, बैंक, पेटीएम, कस्टमर सब जुड़े हुए हैं, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 4-5 सेकंड में हम अपने बिजली का बिल पेमेंट कर देते हैं, टेलीफोन का बिल पेमेंट करते हैं। पिछले 4 साल से मैं अपनी सारी LIC का पॉलिसियों का पेमेंट भी पेटीएम के थ्रू ही कर रहा हूँ, घर बैठे बैठे। तो अल्टीमेटली क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा, यही मेन बात है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, बेसिकली डाटा होता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन थे, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। KYC हम नॉर्म लेते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। स्थिति ये हो जाएगी अगर ये सारी चीजें ठीक से और चलने लगी हैं, बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी हो रहा है, इंश्योरेंस से कहा गया है कि आप भी जुड़िए। तो क्या होगा कि अगर मैंने कहीं एक इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी ले रखी है, तो जितना मेरा बेसिक डाटा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, इट इज अवेलेबल इन द सिस्टम। मेरी नई वाली कंपनी अगर मैं किसी दूसरे के पास जा रहा हूँ बीमा लेने के लिए, तो वो शायद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना फोटोग्राफी दे दीजिए, आप अपना पैन कार्ड दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में है। दे कैन सिंपली आस्क अपने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से कि भैया प्रोफेसर पांडे का बीमा हमको करना है, आपके पास जितनी जानकारी है वो आप हमें
शेयर कर दें। हालांकि उसमें ये जरूर लिखा गया है कि ये डाटा शेयरिंग तभी होगी जब कस्टमर इसके लिए तैयार हो, यानी उसका कंसेंट लिया जाए। तो मूलतः ये जो न्यूज आइटम आप बता रहे हैं, ये इसमें इंडस्ट्री लीडर्स के द्वारा इस स्टेप की सराहना की गई है। हालांकि सबने ये बात कही है, इसके पहले हमें अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डाटा लीक ना हो, डाटा प्राइवेसी को सुरक्षित करने की जरूरत पड़ेगी। तो इट्स ए गुड स्टेप एंड परफेक्टली फाइन, होना चाहिए। तो पांडे जी, क्या भिन्नता रही? पिछले हफ्ते भी हमने इस न्यूज पे चर्चा की और फिर वापस से इस हफ्ते जो है इसी न्यूज पर ये न्यूज वापस से है, तो इसमें भिन्नता क्या रही? इसमें भिन्नता ये है कि जो सीईओ लोग हैं, जो थॉट लीडर है इंश्योरेंस सेक्टर में, उन्होंने इसका स्वागत किया है। इसका स्वागत का ये मतलब हुआ कि अब ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता, अगर लेकिन किंतु परंतु जैसी कोई वो सब नहीं है, वो सब चीजें प्रोसेस में डिले होता। ये चीज बताया, ये चीज बताया इसमें। बहुत बढ़िया। तो 80 टाइम्स में 21 नवंबर को मनोज पांडे जी खबर आई, LIC टू इंट्रोड्यूस ओनली नॉन पार प्रोडक्ट, शेयर होल्डर सेट टू बेनिफिट। इसे कुछ डिटेल में समझिए। ये पिछले 2 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक जो शुरू में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो कि काफी वायरल हुआ है, मेरे ख्याल से 12-13 हजार लोगों ने देखा है। उसमें हमने इसको डिटेल से बताया था कि आखिर ये मतलब ये मुद्दा क्या है। मुद्दा बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। जब से IPO आया है LIC का, तो LIC में तो बदलाव तो होने ही होने हैं और पॉजिटिव बदलाव होने हैं। पहले केवल सरकार मालिक हुआ करती थी, आज आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टर भी हैं, जिसमें हम और आप जैसे लोगों ने भी शेयर खरीद के रखा है। हम भी एक मालिक हैं, ठीक है, छोटे मालिक है, लेकिन मालिक तो हम नहीं है। अब हमें तो इंश्योरेंस, जब हमने शेयर खरीदा है तो मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मेरा डिविडेंड बढ़े। LIC तो डिविडेंड देगी हर साल, साथ ही साथ मेरे शेयर का प्राइस बढ़े। किसी भी इन्वेस्टर्स को 2 ही तरीके से फायदे होते हैं, डिविडेंड बढ़ना चाहिए और शेयर का प्राइस का एस्केलेशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शेयर प्राइस LIC का काफी डाउन चला गया था, 949 रुपए से घट करके 585 तक आ गया था। सेटबैक था लोगों के लिए, नो डाउट। डिविडेंड की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी LIC ने डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं, तो होना बाकी। अब हालत ये है कि जब इन्वेस्टर आ गए हैं, जब शेयर होल्डर आ गए हैं, तो उनका ध्यान रखना भी LIC की जिम्मेवारी है। अब अगर आप LIC या फॉर दैट मैटर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को आप करेंगे, तो पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां होती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में ब्रॉडली 2 तरह की पॉलिसियां होती हैं। एक जिसको बोलते हैं विथ बोनस, या उसको पार्टिसिपेटिव पॉलिसी भी बोलते हैं, और दूसरा जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं विदाउट बोनस। ये LIC का टर्मिनोलॉजी है, विथ और विदाउट LIC में चलता है, लेकिन ग्लोबल स्केल पे पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, शॉर्ट फॉर्म में उसको पार एंड नॉन पार बोलते हैं। अब इसमें अंतर ये है कि जो पार्टिसिपेटिव पॉलिसी होती है, उसमें जो भी सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट होता है, उसका एज पर लॉ ऑफ द लैंड, इंडिया का जो रूल है, 90% कस्टमर के पास जाता है और 10% शेयर होल्डर के पास जाता है। जबकि नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी में जो भी प्रॉफिट आएगा, लॉस भी आ सकता है, लेकिन जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट ही होता है, वो सारा का सारा शेयर होल्डर को जाएगा। शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो अच्छी बात यह है ना कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसियों का हो, ताकि जो भी प्रॉफिट आए सबका सब शेयर होल्डर के पास चला जाए। ट्रेडिशनली LIC, क्योंकि पहले LIC का मकसद, LIC की प्रायोरिटी अलग थी, बोनस पॉलिसियां बहुत बिकती थी। जो भी डाटा अवेलेबल है 2021-22 का, 91% पॉलिसियां पार्टिसिपेटिव थी, बोनस वाली पॉलिसियां थी। केवल 9% थी जो नॉन पार्टिसिपेटिव थी, विदाउट बोनस। LIC मैनेजमेंट ने ये टारगेट ले रखा है एज पर दिस न्यूज आइटम कि आने वाले सत्र में, आने वाले समय में they will like to reduce the percentage from 91 to 75। हालांकि मैंने अभी 2-3 महीना पहले भी कहीं पढ़ा था कि इन लॉन्ग रन, मे बी 3 to 5 year ड्यूरेशन, LIC would like to have 60-40 रेशियो, यानी बोनस वाली पॉलिसियों का जो पोर्टफोलियो में डोमिनेंस होगा वो 60 पे आएगा, नॉन मतलब प्रॉफिट वाली 60, नॉन पार 40। तो नॉन पार 40 का मतलब हो गया 9 से बढ़ा करके 40। नहीं, लेकिन पांडे जी इसमें आई है कि LIC ओनली नॉन पार प्रोडक्ट,
नॉट पार ओनली, यानी 100%। हाँ, तो 91% जब आपका पोर्टफोलियो अभी बिक रहा है पार्टिसिपेटिव पॉलिसी का, तो उसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे? नए प्रोडक्ट लाएंगे ना। आज एलआईसी के पास जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी पार्टिसिपेटिव पॉलिसियां ज्यादा होंगी शायद। तो अगर आपको पार्टिसिपेटिव की सेल कम करनी है तो बट नेचुरल है कि एक नया नया प्रोडक्ट आप लाएं जो अट्रैक्टिव भी हो और जो नॉन पार्टिसिपेटिव हो। तो अभी ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट आ चुका है जहां तक मैं जान रहा हूं। आने वाले समय में क्योंकि उस पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, नॉन पार को बढ़ाना है, इसलिए सारी पॉलिसी अब नई जो आएंगी वो नॉन पार होंगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, अभिकर्ता लोग उसको बेचेंगे और वो प्रोडक्ट मिक्स शेयर होल्डर के लिए फेवरेबल होने लगेगा समय के साथ। तो ये जो न्यूज रही, इसमें काफी सारे प्रश्न मन में आते हैं, मेरे भी मन में आते हैं, जो हमारे व्यूअर हैं उनके मन में भी आते हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरी चर्चा हमने हमारे उस वीडियो में की है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑडियंस को मिल जाएगा। तो इस पे जो भी चर्चा, जो भी प्रश्न मन में आते हैं, वो लिंक पे जाकर ऑडियंस जो है वो देख सकते हैं। अगला जो न्यूज आया है पांडे जी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था 21 नवंबर में, और वो न्यूज था टेकन मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज, यू कैन नो लॉन्गर हाइड इट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस। इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो अपडेट है या खबर है वो उसी का फिर एक्सटेंशन है जो अकाउंट एग्रीगेटर वाली जो बात लोगों ने अभी जस्ट खत्म की। हाँ, सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो डाटा का आदान प्रदान बहुत ही आसान है। अगर मैं एलआईसी में काम करता हूं, अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में काम करते हैं और मेरे पास एक बड़ी पॉलिसी आई, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि रंजीत जी आपकी कंपनी में इस बंदे ने कितनी पॉलिसियां पहले से ले रखी। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, डाटा का शेयरिंग होगा, वो ये आसानी से बता देगा कि किस व्यक्ति की किन किन कंपनियों में कितनी कितनी पॉलिसी है। पता ना, मुझे नहीं मालूम है कि आपने एलआईसी का प्रपोजल फॉर्म देखा है कि नहीं देखा है। पॉलिसी भी आपने लिया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें एक कॉलम होता है कि इस प्रपोजल के पहले आपने किस किस कंपनियों से कितनी पॉलिसियां ले रखी हैं। और नॉर्मली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं बेकार का क्वेश्चन, हम क्यों बताएं कि कहां से। बहुत जरूरी होता है। अगर आपने वहां डाटा गलत दे रखा है और खुदा न खास्ते कोई क्लेम आ जाए, और अगर उस कंपनी को ये मालूम होगा कि आपने डाटा नहीं बताया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द न्यू पॉलिसी, क्लेम कैन बी रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 45 बोलते हैं उसको। तो एक तरह से एक अच्छा है कि अगर कहीं ना कहीं अगर कस्टमर कुछ छिपाएगा तो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास एक मैकेनिज्म रहेगा कि दे कैन डू द क्रॉस चेकिंग। हालांकि इसमें इस स्टेज तक आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ बिना आपके पूछे और इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। इस तरह की व्यवस्था औपचारिक अनौपचारिक रूप से ऑलरेडी है। IRDAI का एक क्या है, उसकी एक सब्सिडी है, इंडियन इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो IIB। उनका काम ही है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, ऑलरेडी डेवलप है, और वहां इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे का हेल्प लेती है। जहां तक मेरी जानकारी है, संभवतः वहां LIC अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन जो बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो एक दूसरे का सहयोग वहां करती हैं, नए बिजनेस के अंडरराइटिंग में भी। और जब कोई क्लेम सस्पिशंस वाला क्लेम आता है उस वक्त भी एक दूसरे से वो पता करते हैं कि क्या इसी व्यक्ति का क्लेम किसी और भी इंश्योरेंस कंपनी में आया है कि नहीं आया। तो चीजें हैं और फॉर्मलाइज हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। सो ET टाइम्स पे 22 नवंबर को एक खबर आती है, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस ऑन राइज इन इंडिया एज लार्ज प्लेयर्स एंटर्स द गेम। इसके बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर मैं मानता हूं। देखिए, होता है क्या है कि LIC इंडिया में इतना डोमिनेंट रहा पिछले 50-60 सालों तक कि इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस ही हो गया। जो था, मजाक में भी लोग कहते थे कि लोग अपने ट्रैक्टर का भी लाइफ इंश्योरेंस कराते थे, इंश्योरेंस नहीं कराते थे। रियलिटी, मैं खुद जब गल्फ गया था तो मैंने वहां उल्टा देखा, वहां इंश्योरेंस का मतलब जनरल इंश्योरेंस होता है, जबकि इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस होता है। चलिए, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इस तरह के न्यूज अब आ रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना, वो हम लोग के बचपन वाला गेम अब नहीं रह गया है कि हम लोग शाम को आकर के जाकर के गिल्ली डंडा या क्रिकेट खेलते थे। स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जो इंडिया का जो क्या है, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, वो किसी
बड़ी कंपनी से छोटी नहीं है, उनके करोड़ों में टर्नओवर है, उनका करोड़ों का प्रॉफिटेबिलिटी है। और उनके लिए हर मैच, चाहे वो T20 का मैच हो या ODI हो, वो पैसा बनाने का एक जरिया है। उनके लिए वो इवेंट है, वो गेम खेलते, हम लोग परेशान होते हैं इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया, उनके लिए वो एक इवेंट है जहां से पैसा आ रहा है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आता है कि जो लोग स्टेडियम में आकर के टिकट खरीद के मैच देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पैसा आता है जो टीवी पे हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जब उसका ब्रॉडकास्ट होता है। आजकल तो डिजिटल चैनल पे आने लगा है सारे नेटवर्क पे, वहां से जो एड का जो रेवेन्यू आता है ना, वो सबसे बड़ा इनकम होता है। तो अगर कोई मैच कैंसिल हो जाए तो जितने लोगों का उसमें स्टेक है, दर्शक का अपना स्टेक है कि हम मैच नहीं देख पाए, उनका रिफंड मिलना चाहिए ना पैसे, मतलब जो टिकट का जो पैसा था। और जो एडवर्टाइजर हैं उनका लॉस हो गया क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाया। प्लेयर का लॉस हो गया, उसको मैच फीस नहीं मिला। हर आदमी का अपना अपना फाइनेंशियल स्टेक है किसी भी बड़े मैच में, और जहां भी फाइनेंशियल स्टेक होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ए फाइनेंशियल लॉस, इंश्योरेंस वहां होना चाहिए और होता भी है। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि इंडिया में भी अब जो ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग अब स्पोर्ट्स इवेंट का इंश्योरेंस कराने लगते हैं। इंडिया में होने वाला हर मैच, क्रिकेट का, फुटबॉल का, इंश्योर्ड होता है। और मैं यहाँ एक्सटेंशन में बता दूं, बल्कि शायद हमारे दर्शकों की जानकारी नहीं होगी, जो विंबलडन है ना, यूके वाला टेनिस वाला जो करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। 2002 में स्वाइन फ्लू या कोई एक बीमारी आई थी, पेंडेमिक। उस वक्त डर था कि शायद उसे कैंसिल करना पड़े, उन्होंने उस वक्त से पेंडेमिक इंश्योरेंस कवर लेना शुरू कर दिया। अच्छा। 2 मिलियन पाउंड वो हर साल प्रीमियम देते रहे, अगले 16-18 साल तक उन्होंने दिया। और वो इंश्योरेंस उनका काम आया जब कोविड आया और विंबलडन कैंसिल करना पड़ा, उनको 144 मिलियन पाउंड का क्लेम मिला। 36 लाख उन्होंने दिया और 144 का मतलब हो गया 14.4 करोड़, उतना का उनको क्लेम मिला। तो ये एक अच्छी खबर है। और मैं और थोड़ा बता दूं कि आप ये मत समझे कि केवल इवेंट का ही इंश्योरेंस होता है, प्लेयर्स के पर्सनल इंजरी का भी इंश्योरेंस होता है। रोनाल्डो है, मेसी है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनके घुटने का इंश्योरेंस है, क्योंकि उनका अगर घुटना टूट गया तो उसमें करोड़ों का स्टेक है, उनका अपना इनकम तो जाएगा ही जाएगा, उनका जो क्लब है जहां वो खेलते हैं उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो इन लोगों का करोड़ों करोड़ों रुपए का इनके घुटने का इंश्योरेंस होता है। तो अच्छा है कि आपने ये मतलब न्यूज बताया और शायद हम कुछ नया बता पाए अपने दर्शकों को। प्लीज समझिए, इंश्योरेंस इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू लाइफ एंड मेडिकल। मेडिकल भी अब आ गया जब से कोविड आया, उसके पहले तो लोग मेडिकल से भी भागते थे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आपका मतलब क्वेश्चन या आपका ये न्यूज। नहीं, इसमें पांडे जी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि चलिए ठीक है, BCCI है, उसने तो अपना इवेंट का जो है वो इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, सिटी लेवल पे होते हैं या एरिया लेवल में होते हैं। तो इसके लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना के ही कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ आइडिया है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, अगर आप आदमी को इकट्ठा कर रहे हैं तो आप खतरे पे हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया में हमारा जो सोसाइटी है, दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, कि हम लोग लिटिगेंट सोसाइटी नहीं है, एक दूसरे पे फटाफट केस नहीं करते हैं। क्योंकि मानिए कि अगर आप छोटे भी ऑर्गेनाइजर हैं, आपने एक फुटबॉल मैच का आयोजन करके रखा है और खुदा न खास्ते उस फुटबॉल में अगर भगदड़ मच गई, स्टेडियम टूट गया, जो स्टैंड होता है वो टूट गया, 5 लोग मर गए, तो ये 5 लोगों की मरने की जिम्मेवारी किसकी है? लाइबिलिटी क्लेम तो है ना ये। अगर कोई क्लेम कर दे तो फिर आपके घर द्वार आपके सब बिक जाएंगे। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, वरना किसी भी इवेंट में जहाँ की लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां का इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारे बॉम्बे के जो दर्शक होंगे वो जानते होंगे कि लाल बाबा का जो गणेश जी का जो पंडाल लगता है, उसका इंश्योरेंस कवर पिछले साल 350 करोड़ रुपए का था, क्योंकि वहां भी भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं। तो कहीं भी घटना दुर्घटना होने की जहां भी संभावना है वहां इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहले लोग नहीं लेते थे, अब अगर कम से कम ऑर्गेनाइजर अगर लेने लगे हैं तो दिस इज ए पॉजिटिव स्टेप। और इसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो सरकारी PSUs हैं, प्राइवेट PSUs हैं, जो ब्रोकर लोग हैं, अगर बहुत बड़ा आयोजन होगा तो दे विल अरेंज योर इंश्योरेंस कवर फ्रॉम अब्रॉड।
तो वो सब चीजें आ रही हैं। उस न्यूज आइटम में भी मैंने देखा कि प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर के किसी का मतलब उनका स्टेटमेंट भी है। तो चीजें इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, इसको ये चीज अवेलेबल है इंश्योरेंस कवर, क्या एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट भी आपको लगता है कि वो ऐसे इवेंट को जाके अप्रोच करे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव होगा। अभी तक तो जहां तक मैं जानता हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां भी थोड़े बड़े बड़े इवेंट को ही कवर करने में इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि उनका भी तो स्टेक है ना। आप हर जगह इंश्योरेंस कवर करने लगी, वहां की व्यवस्था कैसी है वो भी तो देखने जाएंगे ना, कि वहां का रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब अगर कोई मैच मानिए कि वानखेड़े स्टेडियम या ईडन गार्डन कोलकाता में हो रहा है, उसका एक अपना सेटअप है। देखिए वही है कि मैच किसी गांव में या किसी छोटे कस्बे में हो रहा है, वहां कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वहां के रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट को पहले देखना चाहेगी, रिस्क प्रोफाइल को देखना चाहेगी, तभी वो कवर देगी। तो छोटे एजेंट मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है। लेकिन अपने अगर कोई बड़ा सा क्लाइंट है तो अपने ऑफिसर के साथ जाकर के उसको किया जा सकता है। 23 नवंबर को एक न्यूज आई पांडे जी, एशिया इंश्योरेंस रिव्यू, इस न्यूज़पेपर में, और ये खबर है IRDAI चेयरमैन रिव्यूज इंडस्ट्री परफॉर्मेंस विद CEOs ऑफ इंश्योरर्स। इसके बारे में कुछ चर्चा करें। मैं मानता हूं कि ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज है। देखिए जब 1996 में पहली बार IRDA बना तो उसका नाम था IRA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस समय इंटरिम अथॉरिटी बना था, और 1999 या 2000 में जब ये फुल फ्लेज अथॉरिटी बना तो उसका नाम बदला गया, उसमें D वर्ड ऐड किया गया एंड इट बिकेम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाद में उसमें इंडिया वर्ड भी 4-5 साल पहले ऐड किया गया। तो देखिए पर्पस क्या था कि रेगुलेट भी करना है और साथ ही साथ उस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि IRDA ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आखिर हम जब इतने आगे आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका तो रोल तो है ही। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अगर आप डाटा देखें तो इंडिया में जो पेनिट्रेशन या जो डेंसिटी तो बढ़ी है, लेकिन जो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का जो लेवल था उसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट ही हुआ है पिछले 20 सालों। तो कहीं ना कहीं हम फेल भी किए हैं, कहीं ना कहीं हमारा जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। तो मैं तो साधुवाद करता हूं नए IRDAI चेयरमैन को कि इन्होंने थोड़ा सा बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड लिया है। और क्या कहा जाए, अगर देहाती भाषा में कहा गया तो डंडा मार रहे हैं बाकी सब लोगों को, भाई आप भी दौड़िए, इंश्योरेंस को आगे बढ़ाइए। और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। थोड़ा कि हालांकि मरमरिंग भी होती है इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी में कि IRDA का ये काम नहीं है कि कंपनियों को इंडिविजुअल टारगेट दे, लेकिन पंडा जी ने हर इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट दिया है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हर साल आप दिखाइए। एक अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने बल्कि बांट दिया है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को कोई ना कोई स्टेट या टेरिटरी अडॉप्ट करनी है, आप वहां विशेष ध्यान दें। जैसे आज ही मैं कहीं क्लिप पढ़ रहा था, जो तपन सिंघेल हैं जो बजाज एलियांस के जो CEO हैं, वो आज बनारस या लखनऊ के किसी दौरे पे हैं, कहीं से मैंने क्लिप देखा। अच्छा, क्योंकि यूपी में इंश्योरेंस के डेवलपमेंट का जिम्मा बजाज एलियांस को दिया गया है, तो दौरा शुरू हुआ ना। और उनका जो स्टेटमेंट था यही था कि हम यूपी में ध्यान रखेंगे और तालुका स्तर पर भी छोटे छोटे ऑफिसेस खोलेंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर देवाशीष पांडा जी एज IRDAI चेयरपर्सन CEO लोगों की बैठक ले रहे हैं और उनसे उनका परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छा ही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हमारे अभिकर्ताओं के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया मनोज पांडे जी, काफी सारी खबरें ऐसी हैं जो चर्चा में थी और उनके बारे में आपने डिटेल में हमें जानकारी दी। इसके लिए मनोज पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अब आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज का हमारा जो एपिसोड रहा, जहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों में जो खबरें चर्चा में थी इंश्योरेंस की दुनिया में, उस पर चर्चा की, मनोज पांडे जी ने चर्चा की, तो आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपके जान पहचान में जितने ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस की दुनिया में, इंश्योरेंस की खबरों पर इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है इसे जानना, इसे समझना, तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने अभी तक भी DI TV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।